एक एक करके बताओ। नवीन सबसे पहले तुम बताओ। सर एक सेकंड में वो दूसरे फोन में डीपीपी लेके आता हूँ। हाँ दिव्या तुम बताओ जब तक। दिव्या मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ सर। बताओ कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करें। सारे बन गए क्या? सर डीपीपी 5 का थर्ड क्वेश्चन। DPP 5 का थर्ड क्वेश्चन। इन द प्रीवियस क्वेश्चन द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम। अच्छा तो सर सेकंड वाला भी। सेकेंड वाला भी आ जाएगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट एनी टाइम t आफ्टर स्टार्ट इज गिवन बाय। ये डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया हुआ है, तो लेट राइट इट डाउन। डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया हुआ है s इज इक्वल्स टू 15t माइनस 0.4 टी स्क्वायर। 15t माइनस 0.4 टी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हमको वेलोसिटी का फंक्शन कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटी इज नथिंग बट ds बाई डी टी, है ना। मतलब कि s का डिफ्रेंसिएशन कर देना है टाइम के टर्म्स में, तो इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो ये 15 माइनस 2 उछल के यहाँ पे आया, 0.4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0.8t, ये बन गया हमारा वेलोसिटी फंक्शन। अब उसने सवाल में पूछा है कि हमें वेलोसिटी बतानी है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी 7 मीटर पर सेकेंड आफ्टर टाइम। तो इसकी वेलोसिटी 7 कब होगी, ये वाली चीज़ 7 कब होगी, किस टाइम पे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व किया तो 15 माइनस 0.8 टी इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से 0.8 टी इज इक्वल्स टू 15 माइनस 7 8। तो टाइम की वैल्यू आ गई 8 अपॉन 0.8 यानी कि 10 सेकेंड्स। यानी कि 10 सेकेंड्स पे इसकी वैल्यू वेलोसिटी की 7 होगी। ये समझ में आया दिव्या? तो आंसर हो जाएगा इसका सी। हाँ सर। उसके बाद फिर बोल रहा हूँ इन द प्रीवियस क्वेश्चन द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, सेकंड में तो वेलोसिटी पूछ रहा था, थर्ड में पूछ रहा है एक्सीलरेशन क्या होगा। अब एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी या डबल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी का डेरिवेटिव, या डबल डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि ये जो हमारे पास वेलोसिटी का फंक्शन है इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देना है, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा। दैट मीन्स डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी है 15 माइनस 0.8t, इसको डिफरेंशिएट किया तो 15 का तो ज़ीरो डिफरेंशिएशन, माइनस 0.8t का डिफरेंशिएशन माइनस 0.8, तो ये माइनस 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। टी से इंडिपेंडेंट आ गया ये, मतलब किसी भी टाइम पे इतना ही रहेगा, हर टाइम पे, चाहे टी 1 सेकेंड हो, चाहे टी 10 सेकेंड हो, हर टाइम पे एनी टाइम टी एक्सीलरेशन विल बी माइनस 0.8। ये समझ में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस 0.8 ए। ठीक है दिव्या? हाँ सर। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. सेम डीपीपी, डीपीपी 5। Yes, sir. ठीक है, इसमें दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय एस इन मीटर। मीटर में एस दिया हुआ है 4t माइनस 4t स्क्वायर प्लस 2t। देन इट्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट टी इक्वल टू हाफ सेकेंड। ठीक है, तो इसमें भी वही करना है। एस क्या दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में, देखो फोर्थ क्वेश्चन में एस का फंक्शन दिया हुआ है माइनस 4t स्क्वायर प्लस 2t, माइनस 4t स्क्वायर प्लस 2t। तो वेलोसिटी क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ s, सो इट विल बी माइनस 8t प्लस 2। ठीक है,
कितने टाइम पे पूछा है, t इज इक्वल टू हाफ पे पूछा है, तो यहाँ हाफ रख दो t की जगह, तो t की जगह हाफ रखा तो -8 इंटू हाफ प्लस 2, ये कितना हुआ -4 प्लस 2 दैट इज -2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीटर में दिया हुआ है और टाइम सेकेंड्स में दिया हुआ है, इसलिए ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में आ जाएगी। फिर एसिलरेशन भी पूछा है, एसिलरेशन इज नथिंग बट v का डिफरेंशिएशन dv/dt, तो इस चीज़ का डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हुआ -8। अच्छा, अब टाइम चाहे हाफ हो चाहे कुछ भी हो टाइम, ये -8 ही रहेगा, तो इट विल बी -8 एंड यूनिट ऑफ एसिलेशन विल बी -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी आ गई है हाफ सेकेंड पे -2 मीटर पर सेकेंड और एसिलेशन आ गया है -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आया समझ में? Yes, sir. नेक्स्ट बताओ। सर हाँ सर वो दूसरा जैसे कि विद रिस्पेक्ट टू वाई आपने मुझे बताया सब्स्टिट्यूशन भी हाँ करना है, हाँ, मैंने किया पर तब भी एक बार आप एक्सप्लेन कर दो। क्वेश्चन नंबर बोलो बेटा, कौन सा? इसी का 6th बता दीजिए। इसी का 6th। इसमें क्या दिया हुआ, इफ x प्लस 1 इज का इंटी, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्या ये? हाँ सर, लग भी Yes, रहा sir. है ये तो Incomplete. इनकम्प्लीट क्वेश्चन, छोड़ दो इसको, मतलब कुछ इक्वल टू वगैरह होना चाहिए था, दिस इज इनकम्प्लीट क्वेश्चन, लीव 6th क्वेश्चन। मतलब उसने इफ करके और फिर उसके बाद क्या करना है वो तो दिया ही नहीं है, तो लीव इट। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक डाउट है, हाँ बताओ। सर अगर रूट के अंदर रूट हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 DPP 7 का। TPP 7 का क्वेश्चन 1, इंटीग्रेशन नहीं, यहाँ डिफ्रेंशिएशन करना है। सॉरी, डिफरेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन ऐसे, DPP 7 का फर्स्ट क्वेश्चन, तो देखो ऐसा लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ साइन ऑफ रूट x, इसमें dy/dx निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे चेन रूल लगाओ, ये एक हाइब्रिड फंक्शन है जिसके अंदर कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो सबसे बाहर वाला फंक्शन रूट के अंदर समथिंग है, मतलब सबसे बाहर वाला फंक्शन हो गया समथिंग की पावर हाफ, फिर उसके अंदर साइन का फंक्शन है साइन, और फिर उसके अंदर एक्स की पावर हाफ है। तो यहाँ 3 फंक्शन है, एक तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन, फिर एक साइनोसोइडल वाला फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर एक अंदर वाला फंक्शन, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो यहाँ चेन रूल लगाएंगे, सबसे पहले समथिंग की पावर हाफ है तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे लिखते हैं, हाफ बाहर आया वही समथिंग लिख दिया और हाफ -1, तो ये हो गया -हाफ, पहले का डिफ्रेंशिएशन ख़त्म। फिर अंदर चले फंक्शन में, नेक्स्ट सेकंड फंक्शन क्या है, साइन एक्स की पावर हाफ, अब साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स की पावर हाफ, ठीक है। तीसरा, अब कॉस के अंदर चले, मतलब कि ये तीसरे फंक्शन पे चले, तो एक्स की पावर हाफ का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, हाफ एक्स की पावर -हाफ। तो ये इतना बड़ा आंसर हो जाएगा इसका, इसको अच्छे से लिखना है तो ये साइन एक्स स्क्वायर नीचे रूट में आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी, पावर हाफ है ये, तो साइन रूट एक्स नीचे अपॉन में जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाइड बाय कॉस रूट एक्स, फिर आखिरी चीज़ क्या बची, 1/2 रूट एक्स नीचे आ जाएगा क्योंकि पावर -हाफ है। ये समझ में आ रहा है अक्षत? यस सर। ठीक है, और बताओ, और क्वेश्चन बताओ। हाँ, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आइडेंटिफाई करते हैं, कॉस रूट एक्स ऊपर है, साइन रूट एक्स नीचे है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें,
इसमें बी हो जाएगा क्योंकि साइन बाय कॉस को √10x लिख देंगे, सही है। मतलब कॉस को ऐसे लिख दिया, दो रूट में मल्टीप्लाई करके, cos√x अपॉन sin√x, तो ये बन गया cot x, दिस इज cot√x, और एक cos x तो बचा ही है। ठीक है, तो ये मैच कर रहा है फोर्थ वाले से, ना तो फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, हाँ, तो जो उससे जो मिलता है वो होता क्या है? वो बहुत बढ़िया सवाल, ये मैं तुम्हें बताया नहीं था अभी तक। तो ये होता है एरिया अंडर कर्व। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक ग्राफ है ऐसा, ठीक है, तुमने यहाँ से लेके x=a से लेके x=b तक इसको इंटीग्रेट किया। लेट्स से ये फंक्शन था f(x) या y, तो तुमने क्या किया, y dx और लिमिट्स लगाई a से b तक, तो ये वाली चीज़ देगा एरिया अंडर कर्व, है ना। तो दिस विल रिप्रेजेंट जो इस ग्राफ के अंदर एरिया है वो चीज़ दे देगा ये, दिस इज एरिया अंडर कर्व। यस सर। तो इनफैक्ट जो क्वेश्चन है वहाँ पे कुछ नहीं, एरिया अंडर कर्व वाले क्वेश्चन में तुम्हें बस डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना था, जैसे ये थर्ड वाले में, है ना। ठीक है, और बताओ, और क्वेश्चन बताओ। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इफ वी आर डन विद द डाउट्स, वैसे और भी डाउट्स आने चाहिए थे अगर तुमने इसको ढंग से सॉल्व किया हो तो, कोई बात नहीं। सर सेम किसी का 8 क्वेश्चन, मेरे साथ आवाज नहीं आ रही है, मैं अक्षत, बोल रहा था। नवींद्र क्या बोल रहे हो? पर सेम डीपीपी का 8 क्वेश्चन, मेरा आंसर नहीं आ रहा। सेम डीपीपी का 8th क्वेश्चन, द चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड्स ऑफ इट स्टार्ट, ये वाला, मैं सॉरी सर, 6 सिक्स वाला, ये वाला। इवेल्युएट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स का 0 से π/2। यस सर। देखो इसमें सिक्स वाला क्वेश्चन देख लो, ऐसे लिखा हुआ है, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से π/2 एंड इट इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ नहीं, सबसे पहले इंटीग्रेशन कर दो कॉस एक्स का। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये फंक्शन बन गया, इंटीग्रेट होके ये आ गया। अब लिमिट्स कहाँ से कहाँ लगानी है, 0 से π/2। ठीक है, मतलब अपर लिमिट इज π/2, लोअर लिमिट इज 0, तो सबसे पहले π/2 रखा है यहाँ पे, तो कॉस साइन π/2 माइनस कॉस π/2 माइनस फिर 0 रखा, साइन 0 माइनस कॉस 0, ये आंसर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन π/2 होता है 1, कॉस π/2 होता है 0, तो ये ओवरऑल बन गया 1। ठीक है, साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1, तो माइनस 0 माइनस 1 दैट इज -1, तो 1 माइनस -1 इज 1 + 1 दैट इज 2। ये आ रहा है समझ में? सिंपल, कुछ नहीं, इंटीग्रेट करके लिमिट्स लगानी। ठीक है, तो लास्ट क्लास का रिवाइज करते हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। बाकी नमन, आमोक, तुमने क्वेश्चंस नहीं है और कोई डाउट नहीं है क्या, किए कि सॉल्व? चलो तो लास्ट क्लास का रिवाइज कर लेते हैं।
यहाँ से शुरू की थी लास्ट क्लास की पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है किसी भी फंक्शन का, तो सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स को कर दो 0, dy बाई डी एक्स 0 हो गया। फिर उसके बाद उससे पॉइंट्स निकल के आएंगे कुछ, ठीक है, x1 x2 कुछ भी पॉइंट्स आ सकते हैं। फिर डबल डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ गया तो हम कह देंगे कि वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, अगर नेगेटिव आ गया तो हम कह देंगे वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ एग्जाम्पल देख लिए थे कि क्या क्या करके पॉइंट ऑफ मैक्सिमा में मिनिमा निकालना है। अच्छा, जो पॉइंट, कुछ ऐसे पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव 0 आ जाए उसको बोलते हैं ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है ना तो मिनिमा होता है, उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। जस्ट ऐसे जनरल नॉलेज के लिए याद रख लिया ये, ठीक है। फिर मूव करें हम नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल पे, जिसको बोलते हैं वेक्टर्स। तो वेक्टर्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सबसे पहले तो हमने समझा कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो स्केलर होती हैं, जिनका केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, लेकिन कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शनल इंपॉर्टेंस वाली क्वांटिटीज़ वेक्टर्स कहलाती हैं, जहाँ पे डायरेक्शन उसका स्पेसिफाई करना, अगर उसका डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया तो उसके बारे में बताना अधूरा हो जाएगा। जैसे अगर हमने कहा कि 30 न्यूटन, केवल इतना बोल दिया तो ये गलत हो जाएगा, मतलब गलत नहीं, अधूरा हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया। तो वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज़ विच मस्ट हैव डायरेक्शन, है ना, ऐसे याद रखना। फिर कुछ कुछ चीज़ें देखनी, कौन सी क्वांटिटीज स्केलर है और कौन सी क्वांटिटीज़ वेक्टर्स है। और फिर आ गए हम कि स्केलर्स और वेक्टर्स को, स्केलर पढ़ने की तो अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्केलर तो समझ गए हम कि सिंपल 3 + 3 6 के बराबर हो जाएगा स्केलर में। लेकिन वेक्टर में 3 + 3 0 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कैसा लग रहा है। जैसे यहाँ पे 3 + 3 निकल के रिजल्टेंट 0 आ रहा है, लेकिन स्केलर है तो हमेशा एल्जेब्रिक एडिशन ही होगा उसका, है ना। तो वेक्टर्स के लिए हमें अलग से कुछ कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। जैसे बचपन में जो इक्वेशंस पढ़ी थी वो एक्चुअली वेक्टर्स इक्वेशंस थी, ठीक है। तो हम पूरा मैथमेटिकल मॉडल पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स का। सबसे पहले देखा कि वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एक एरो से, है ना, जो रे है, एक तरफ, जिस तरफ डायरेक्शन है उस तरफ एरो का मुंह बना दिया, ठीक है। और उसका पैमाना मतलब मैग्नीट्यूड क्या बताता है? उसका मैग्नीट्यूड बताता है कि उसकी लेंथ कितनी है उस वेक्टर की, ठीक है। अच्छा, ये फ्री वेक्टर होता है। फ्री वेक्टर मतलब ये वेक्टर को घुमा के उठा के यहाँ रख दिया, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इट विल बी सेम। ये वेक्टर और ये वेक्टर एग्जैक्टली सेम है, इसलिए इसको फ्री कहा जाता है। तो अ वेक्टर इज फ्री टू मूव विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड फ्री वेक्टर। फिर देखा यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट देख लिया। अब हम ऐसे राइट और लेफ्ट तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम थोड़ा सा टेक्निकल फॉर्म में लिखना चाहते हैं। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखेंगे तो राइट और लेफ्ट तो लिखेंगे नहीं, तो वहाँ पे हमें यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। यूनिट वेक्टर क्या बताता है? यूनिट वेक्टर बताता है ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है, यूनिटी मतलब 1, और जिसका डायरेक्शन उस वेक्टर के अलॉन्ग है, जिस भी वेक्टर की हम बात कर रहे हैं। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है, एनी वेक्टर इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इट्स यूनिट वेक्टर। तो वो जो टुवर्ड्स राइट है, टुवर्ड लेफ्ट है, उसको हटा के हमने डायरेक्शन बता रहे हैं इस तरीके से, मैग्नीट्यूड बता रहे हैं इस तरीके से। तो यूनिट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय उसका वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, ऐसे यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। जनरली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाला यूनिट वेक्टर को आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखा फिर कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो सबसे पहले अगर एंगल देखना है किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में, तो वो तभी देख पाएंगे जब उनके टेल से टेल कनेक्ट करेंगे। जैसे एक वेक्टर यहाँ बना हुआ है, दूसरा वेक्टर यहाँ बना हुआ है, और हमें देखना है कि इनके बीच में क्या एंगल है। तो इनकी टेल से टेल कनेक्ट कर दी पहले, और जो बीच में एंगल बन रहा है दैट इज़ द एंगल बिटवीन दोस वेक्टर्स, ठीक है। जैसे इस सिचुएशन में एक वेक्टर ऐसा दिया हुआ था, दूसरा ऐसा दिया हुआ था,
तो दोनों के टेल से टेल कनेक्टेड नहीं था, एक का टेल तो यहाँ पे था, दूसरे का यहाँ पे था। तो पहले तो फ्री वेक्टर का मैकेनिज्म यूज़ करते हुए बी को उठा के यहाँ बना लिया ताकि दोनों की टेल से टेल कनेक्ट हो जाए, और फिर एंगल देख लिया 60 डिग्री बन रहा है तो हो गया। ठीक है, फिर ये क्या देखा था, हाँ ये देख लिया था कि ये सब क्वांटिटीज़ जो होती हैं डिफरेंशिएशन में अपन ऐसे देखते हैं उन्हें कि वेलोसिटी इज़ नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर फंक्शन दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट का तो हम उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी का फंक्शन निकाल लेंगे। वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन का फंक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, फोर्स बचपन में पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। इसका मतलब मोमेंटम को डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स निकल के आएगा। करंट पढ़ा था बचपन में, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब चार्ज के फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो करंट का फंक्शन आ जाएगा। एंड ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि कहीं भी इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं इस तरीके से, अगर अपन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लेके चले जाएंगे तो। ठीक है, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझा। क्या हो रहा था, अभी तक जो भी हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा उसमें कुछ अपर और लोअर लिमिट नहीं थी, तो आंसर में ऐसे कांस्टेंट निकल के आता था, और कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो दिस रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व, इनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है कांस्टेंट की। लेकिन तो इनडेफिनेट इसलिए बोलते हैं अपन, दिस इज इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मतलब कि जो पक्का नहीं है, जो तय नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू तय नहीं है ना। लेकिन अगर ऐसे अपर और लोअर लिमिट लगा के आ जाए तो हम बोलते हैं इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर कर्व। तो क्या करना है इसमें, एग्जैक्टली उसी तरीके से सबसे पहले इंटीग्रेट कर देना है जो भी चीज़ है, और फिर लिमिट्स लगा देनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कुछ कुछ एग्जाम्पल देख लिए यहाँ पे, वही उसी तरीके से। और यहाँ पे बस एक पॉइंट और लिख लो जो मैंने अभी बताया, डेफिनेट इंटीग्रेशन represents एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, जिस भी कर्व का हम डिफरेंट इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो उसका एरिया अंडर कर्व बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, हमने कोई दो रैंडम पॉइंट्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाई, दिस इज x इक्वल टू a, दिस इज x इक्वल्स टू b। तो जो इंटीग्रेशन होगा y dx a से b, दैट विल गिव दिस एरिया। दिस इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। हमेशा याद रखना ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। एरिया अंडर द कर्व मतलब कि x एक्सिस की तरफ वाला एरिया है ना। ठीक है, इसमें कुछ दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो कि अगर एरिया x एक्सिस के ऊपर आया है तो जो इंटीग्रेशन निकल के आएगा वो पॉजिटिव एरिया देगा, साइन कन्वेंशन है ये, है ना। और अगर x एक्सिस के नीचे आया है ग्राफ तो ये नेगेटिव निकल के आएगा जो भी इंटीग्रेशन है। तो दिस इज द साइन कन्वेंशन, इसको अच्छे से लिख लो। एरिया अंडर द कर्व above x axis is positive। सर मुझे आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। कितनी देर से, कहाँ पे छूट गए थे? सर मैं बार बार रिकनेक्ट कर रहा हूँ, डिस्कनेक्ट करके भी आ गया, पर मेरे को आवाज नहीं आ रही। रुक जाओ, मैं भी डिस्कनेक्ट करता हूँ। बाकी और सबको सही आ रही है आवाज? दिव्य, अक्षत, अमोक, हर्षिता, नमन। यस सर, आ रही। ठीक है, लेट मी डिस्कनेक्ट एंड ज्वाइन अगेन।
क्या अब मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर आ रही है। क्या अब स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। हाँ, तो देखो साइन कन्वेंशन में हमें एरिया अंडर कर्व का क्या चीज़ याद रखनी है कि अगर एक्स एक्सिस से ऊपर आया है एरिया तो इट विल बी पॉजिटिव, और अगर एक्स एक्सिस से नीचे आया है तो इट विल बी नेगेटिव। तो इसको नोट करो। अच्छा, एरिया पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो सकता है? बस यही तो खेल हो गया। अब देखो, अभी तक हम जो भी चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे थे उसमें केवल पॉजिटिव चीज़ें ही देख रहे थे, है ना, कि एरिया पॉजिटिव होता था, लेंथ पॉजिटिव होता था। लेकिन अब ये सारी चीज़ें नेगेटिव भी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अलग अलग टाइप की सिचुएशन होती हैं। एरिया नेगेटिव का क्या मतलब है? तो इसका मतलब समझते हैं। हमें क्या मैथमेटिकल ऑपरेटर कुछ चीज़ ऑपरेट करके दे देता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। तो पहले इसको लिख लो कि एरिया अंडर द कर्व बिलो एक्स एक्सिस इज नेगेटिव। ठीक है, अब एक एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से मैंने एक ग्राफ बनाया जो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है, शुरुआत में वेलोसिटी थी पॉजिटिव, लेट्स से +5। मोटरसाइकिल एकदम +5 से तुमने चलाना शुरू किया, गियर डाल के एकदम तेज़ी से चला दी 5 मीटर पर सेकंड से, और फिर चलाते चलाते धीरे धीरे रुक गई, और रुक के फिर नेगेटिव डायरेक्शन में आ गई। यहाँ पे एकदम रुक गई, मतलब वेलोसिटी 0 हो गई, फिर उल्टे डायरेक्शन में चलने लग गई ऐसे। तो ये लेट्स से ये 3 सेकंड की जर्नी है, और नेगेटिव उल्टी चली तब भी 3 सेकंड चली। तो इस चीज़ का अगर मैं अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन बनाऊँ तो इसका मतलब लेट्स से ये बाइक है, ये शुरू हुई थी 5 मीटर पर सेकंड से, तो ऐसे चली, फिर धीरे धीरे इस पॉइंट पर जाके रुक गई, 5 पे चलना शुरू हुई, फिर उसकी वेलोसिटी यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 3 सेकंड में 0 हो गई। ये 3 सेकंड की सिचुएशन, ये 0 सेकंड की सिचुएशन। और फिर उसके बाद नेगेटिव हो गई वेलोसिटी। नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब? नेगेटिव मतलब कि उल्टे डायरेक्शन में शुरू हो गई, और चलते चलते 3 सेकंड में यहाँ तक पहुँच गई वो। ठीक है, ये 6 सेकंड पे बात हो गई। तो बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहाँ से 0 से 6 जी सेकंड में 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0। ठीक है, अब ये चीज़ हमें ग्राफ से भी निकल के आनी चाहिए। ग्राफ क्या देता है? ग्राफ देता है v dt का एरिया अंडर कर्व विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ds बाई डी टी इज इक्वल्स टू v। तो यहाँ से दो इसको इस तरफ लेके गए तो v dt विल गिव ds, और दोनों साइड इंटीग्रेट किया तो ये डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट 0 आना चाहिए अगर इस ग्राफ को हमने एरिया अंडर कर्व निकाल दिया, तो यही v dt है। तो एरिया अंडर कर्व निकाला, ये एरिया दिएगा कुछ ट्राइंगल का, कितना देगा? 3 इंटू 5/2 7.5, और ये वाला एरिया देगा ये भी 7.5। तो अगर हमने इसको माइनस नहीं लेते, दोनों को ऐड कर देते, तो 7.5 प्लस 7.5 क्या देता? 15। तो वो तो डिस्टेंस दे देता, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो इसका मतलब कि ये नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं इस चीज़ को अपन। ठीक है, एरिया नेगेटिव का मतलब क्या है? एरिया नेगेटिव का मतलब है कि उल्टे डायरेक्ट, जो चीज़ यहाँ पे हुई उसका उल्टा हो गया यहाँ पे, ऐसे समझना है इसको। ठीक है, कुछ चमका अक्षत इस एग्जाम्पल से? यस सर, थोड़ा थोड़ा चमक रहा है। ठीक है, ऐसे ही अपने सारे डाउट्स, सब बच्चों से गुजारिश है जो भी छोटे मोटे डाउट्स हैं तुरंत उठा के फेंकते जाओ उन्हें। तो उससे क्या होगा, मैं सब तुम्हें लाइन पे लेके आ जाऊंगा सारी चीज़ों को। ठीक है, अब अपन वेक्टर्स को और डिटेल में पढ़ते हैं। शुरू करते हैं वेक्टर्स की कहानी। तो लास्ट क्लास में जस्ट हमने रिप्रेजेंटेशन देखा था और दो वेक्टर्स के बीच में एंगल देखा था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि दो वेक्टर्स को हम इक्वल करार कब देंगे।
तो नेक्स्ट लिखो इक्वल वेक्टर्स। ये जस्ट डेफिनेशन लिख रहे हैं, ये एकदम तुम्हें बाद में तुम्हें खुद ही नहीं मतलब खुद ही ऑब्वियसली समझ में आएगा कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसलिए अपन लिख रहे हैं। तो इक्वल वेक्टर्स मतलब नाम से ही बोल रहा है जो बराबर हो। बराबर मतलब कि मैग्नीट्यूड भी बराबर और डायरेक्शन भी सेम, वही इक्वल वेक्टर होंगे, है ना। तो दीज टू आर इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स का मतलब ऐसे लिख सकते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन। तो या क्या ये ए और बी सेम वेक्टर्स हैं, तो हम कहेंगे यस दीज आर इक्वल, ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है। सेकेंड सिचुएशन में मान लो सपोज एक ऐसा दिया हुआ है, एक्स वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, वाई वेक्टर ऐसा दिया हुआ है। क्या ये एक्स और वाई बराबर है? नहीं। क्यों नहीं है बराबर? नो सर। क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम नहीं है ना, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन इज सेम बट मैग्नीट्यूड इज नॉट सेम। ठीक है। ऐसे मान लो सपोज कंपैरिजन करने के लिए आ जाए, एक वेक्टर इधर है और उतनी मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर इधर है, ये पी वेक्टर ये क्यू वेक्टर, क्या ये सेम है? ना। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है, एक देखो इस तरफ है, एक दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी अपन कहेंगे कि वो इक्वल वेक्टर्स है। ठीक है। अब एक और सिंपल समझ लिए, तुम खुद ही चिल्ला चिल्ला के बता दोगे कि ये चीज़ क्या होती है। दो वेक्टर्स पैरेलल कब होंगे? पैरेलल वेक्टर्स जो एक दूसरे को पैरेलल है ना, वेक्टर्स आर जब उनका डायरेक्शन सेम हो। तो बस इसमें एक कंडीशन, दे शुड हैव सेम डायरेक्शन। तो जैसे क्या ये दो वेक्टर्स पैरेलल है, पी और क्यू, तो हम कहेंगे हाँ भी पैरेलल है, पी इज पैरेलल टू क्यू। कोई कहे कि बताओ ये पैरेलल है क्या, पी और क्यू, तो हम कहेंगे हाँ पैरेलल है। डायरेक्शन मैच कराना है बस। ऐसे बोले कोई पी और क्यू पैरेलल, ऐसे बना हुआ है पी और क्यू, हम कहेंगे हाँ पैरेलल है। थोड़ा सा भी चेंज हो गया डायरेक्शन, एक्स और वाई, दे आर नॉट पैरेलल, एक्स इज नॉट पैरेलल टू वाई, है ना। नेक्स्ट एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल मतलब जो पैरेलल, जो एंटी पैरेलल का मतलब बहुत सिंपली ऐसे समझो कि अगर एक वेक्टर इस तरफ है तो इसका एंटी पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन एग्जैक्टली इसके अपोजिट होगा, है ना। तो हम ऐसा कहें कि एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर तभी एंटी पैरेलल होंगे व्हेन दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। तो यहाँ पे बस अपन को लिखना है अपोजिट डायरेक्शन। ये और ये एंटी पैरेलल है क्या, एक्स और वाई? ना, दीज आर नॉट एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब है कि उनके बीच में एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स इज एंटी पैरेलल टू वाई, और इसमें लिख देंगे एक्स इज नॉट एंटी पैरेलल टू वाई। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, कि वेक्टर का नेगेटिव बनाना है। लेट्स से एक ए वेक्टर ऐसा है, तो माइनस ए वेक्टर कैसा होगा? माइनस ए वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का होगा लेकिन उसका डायरेक्शन रिवर्स होगा। ठीक है। दिस इज माइनस ए वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज नथिंग बट सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, है ना। ये भी ऑब्वियस सी बात हो गई। ठीक है। नेक्स्ट ऐसे दिया हुआ कॉनकरेंट वेक्टर्स। कॉनकरेंट वेक्टर्स
कॉनकरेंट वेक्टर्स वो होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। जैसे लिखें अपन वेक्टर्स विथ सेम इनिशियल पॉइंट, यानी कि अगर मुझे कुछ वेक्टर्स बनाने हैं जो कॉनकरेंट्स हैं तो ऐसे बना सकता हूँ ए बी सी, इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो अपन कहेंगे यहाँ पे ए बी सी आर कॉनकरेंट वेक्टर्स। सर हाँ नवीन। सर अगर कॉन्करेंट वेक्टर्स हैं, हाँ ए के अपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे तो वो नेगेटिव वेक्टर होगा या कॉन्करेंट? क्या फिर से बोलो, फिर से समझाओ ज़रा मुझे। सर मतलब जैसे आपने भी ये बनाया, हाँ इन्हीं के अपोजिट डायरेक्शन में अगर वेक्टर्स बनाए हाँ तीनों के। तो वो कॉन्करेंट वेक्टर होगा या फिर नेगेटिव? तो देखो ए के अपोजिट बना दिया तो ए के अपोजिट ये बन जाएगा, दिस इज माइनस ए वेक्टर। बी के अपोजिट बना दिया तो ये बन जाएगा, ये हो गया माइनस बी वेक्टर। और सी के अपोजिट बना दिया, ये बन गया माइनस सी वेक्टर। ये 6 के 6 तो फिर ये वेक्टर कॉन्करेंट नहीं होंगे? ये भी कॉन्करेंट होंगे, है ना, ये भी एक दूसरे के कॉन्करेंट है। मतलब इनफैक्ट तुम ये भी समझ सकते हो कि नेगेटिव वेक्टर्स जो हैं एक दूसरे के, ये एक दूसरे के कॉन्करेंट होते हैं क्योंकि सेम इनिशियल पॉइंट है इसका ना। थोड़ा ऐसा कुछ नहीं है कि Yes, sir. कॉन्करेंट वेक्टर है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकते, या नेगेटिव वेक्टर्स कॉन्करेंट नहीं होते। सब डेफिनेशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो जस्ट अपन 1 बाय 1 समझ रहे हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। फिर एक ये हो गया कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब कि सेम पॉइंट से शुरू होने वाले। एक कॉन्सेप्ट आता है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, इसको बहुत ध्यान से समझो। कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में, है ना। वेक्टर्स विच लाई इन सेम प्लेन। अच्छा, प्लेन का मतलब समझते हो? प्लेन मतलब जैसे मैंने ये बोर्ड जो हमें दिख रहा है वाइट बोर्ड, ये एक प्लेन की तरह है। तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये मैं एक ही प्लेन में बना रहा हूँ, सारे एक ही प्लेन में है। ये इमेजिन करो एक मैं ऐसा वेक्टर बनाता जो तुम्हारी स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ आता, ठीक है। 3 डायमेंशनली मैंने ऐसे डॉट बना के ऊपर निकल रहा है ये बाहर, है ना। दिस इज गोइंग आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। ये ई वेक्टर बोल देते हैं इसको। तो ए बी सी डी तो कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। ए बी सी डी आर कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर मतलब कि एक ही प्लेन में, लेकिन ई जो है वो बाहर आ गया प्लेन से, तो ये कोप्लेनर नहीं होगा इनके साथ, ये कुछ अलग प्लेन में चला गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आया? कोप्लेनर नाम से बोल रहा है कि कोप्लेन, कोप्लेन मतलब कि एक ही प्लेन। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑर्थोगोनल। सर एक बार और बता दीजिए। हाँ देखो देखो, कोप्लेनर का क्या मतलब है कि जैसे ये मैंने यहाँ पे एक प्लेन मार्क किया, ये कौन सा प्लेन है जो हमारी स्क्रीन में दिख रहा है, इट इज़ अ प्लेन। अब इस प्लेन में मैं जो जो वेक्टर्स बना सकता हूँ जो इस प्लेन में हो, बाहर ना निकले इस प्लेन से, टेढ़े मेढ़े ना हो, ठीक है, तो वो कहलाएंगे कोप्लेनर वेक्टर, क्योंकि मैंने एक ही प्लेन में उनको बना दिया है। लेकिन इमेजिन करो कि एक अलग वेक्टर है जो इस प्लेन से बाहर आ रहा है ना, उसको रिप्रेजेंट, अब बना तो सकते नहीं इस प्लेन में, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया इस डॉट से। डॉट से मतलब कि वो जो एरो है वो तुम्हारी तरफ स्क्रीन में निकल के आ रहा है, स्क्रीन से बाहर, तो स्क्रीन के प्लेन से बाहर हो गया, ये तीसरे डायमेंशन में चला गया। ये आ रहा है समझ में? तो हम कहेंगे ए बी सी डी जो है ये एक ही प्लेन में बने, इसलिए कोप्लेनर वेक्टर्स है। कोप्लेनर मतलब कि एक ही प्लेन में, है ना। आया समझ में दिव्या? हाँ सर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये सारी चीज़ें लिखते जाओ, जब तुम बैठ के रिवाइज करोगे तो मज़ा आएगा। ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब ये अपने नाम में ही अपनी पहचान बता रहा है।
दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर वेक्टर्स कब कहलाएंगे? जब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए। तो लेट्स से ये एक वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी, और इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो हम कहेंगे कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। सिंपल सी बात है ये तो, है ना। ठीक है, तो ये हमने कुछ टर्मिनोलॉजी देख ली अभी तक। अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट नाम देखें इनके कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होगा, कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होंगे। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर का। लेट्स से एक वेक्टर है x इस तरफ, और इस प्लेन से बाहर, तुम्हारे स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ एक वेक्टर यहाँ पे बना दिया मैंने, दैट इज y वेक्टर। तब भी ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। x वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू y वेक्टर। इसको विजुअलाइज कर पा रहे हो? इसको विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। x वेक्टर हमने ऐसा बनाया और उससे परपेंडिकुलर यहाँ पे अपना अंगूठा रख दो और बाहर निकलता हुआ बनाओ उसे, तो वो x से परपेंडिकुलर आएगा। तो here also x is perpendicular to y. This y vector is coming out of the plane, coming out of the white board. ये जो white board है इससे बाहर निकल के आ रहा है। ठीक है, अब मैथमेटिकल टूलिंग देखते हैं वेक्टर्स में। अगर कुछ चीज़ें कर दें हम मैनिपुलेशन तो क्या होगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो अगर हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें किसी स्केलर से तो क्या होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो। अब ये टूलिंग है, ये समझना है, यहाँ पे दिमाग लगाना है। तो लिखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर, उसको मल्टीप्लाई कर दिया मान लो सपोज 3 से। 3 एक स्केलर है। तो टेक्निकली क्या किया, मान लो सपोज हमारे पास अगर ये वेक्टर था ए वेक्टर, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमने इसका डायरेक्शन चेंज नहीं किया, बस इसका मैग्नीट्यूड बदल दिया। तो 3a वेक्टर विल बी 3 टाइम्स दिस वेक्टर, जो भी इसकी लेंथ थी उससे 3 गुना लेंथ हो जाएगी इसकी। सो दिस इज 3a वेक्टर, है ना। अच्छा डिवाइड कर देते, मान लो सपोज ए वेक्टर इज डिवाइडेड बाय 2, तो मतलब इसकी लेंथ आधी हो जाती। तो ये वाली चीज़ रिप्रेजेंट करता ए वेक्टर बाय 2। तो कुल मिला के जिस भी फैक्टर से हमने उसको मल्टीप्लाई किया है वो वाली चीज़ उतने उसको छोटा या बड़ा कर देगी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो व्हाट डज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर डू? इट मैग्निफाइज इट और डीमैग्निफाई इट, है ना, बाय द फैक्टर इन्वॉल्व। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ अ वेक्टर by a scalar magnifies और demagnifies से बेटर वर्ड जानते हैं अपन, diminishes, magnifies और diminishes the magnitude of the vector by the factor involved, by the factor involved. Without changing its direction, without changing its direction. डायरेक्शन को बिना चेंज किए ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं। अब तुम्हारा मैं ध्यान चाहूँगा यहाँ पे, दिमाग लगाना इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर
in the following situations. तो पहली सिचुएशन है ए वेक्टर ऐसा दिया हुआ है और बी वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, ये वाला एंगल मार्क्ड है 45 डिग्री। तो बताओ ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा। तो यहाँ पे टेल से टेल कनेक्टेड है दोनों की, तो यही एंगल इन दोनों के बीच का एंगल है, तो इसका आंसर होगा 45 डिग्री। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन, एक वेक्टर दिया हुआ है ऐसा, दिस इज ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है ऐसा, बी वेक्टर, एंड दिस एंगल इज मार्क्ड 150 डिग्री। अब बताना है इनके बीच का एंगल क्या है। तो सबसे पहले तो हेड से हेड कनेक्टेड है, ये तो नहीं चलेगा, टेल से टेल कनेक्ट करनी है। तो टेल से टेल अगर कनेक्ट करनी है तो ए वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आओ, ये बढ़ा दिया। बी वेक्टर को, ये ए वेक्टर बन गया, बी वेक्टर को उठा के यहाँ से यहाँ रख दो, दिस इज बी वेक्टर। तो ये वाला एंगल इन दोनों के बीच का एंगल है। कैसे निकालें इसको, निकालते हैं। एक ऐसी लीनियर पेयर बन गया जिसमें ये वाला एंगल हमें पता है 150 डिग्री, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी 150 डिग्री होता है ना, तो ये एंगल भी 150 डिग्री है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ए और बी के बीच का एंगल है 150 डिग्री। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में ना आए तो बोलते जाना। एक और सिचुएशन ऐसे दिया हुआ है, बी वेक्टर इज हेयर एंड ए वेक्टर इज हेयर, ये वाला एंगल मार्क्ड है यहाँ पे 145 डिग्री। ए और बी के बीच में एंगल पूछा है, तो क्या करें। सबसे पहले तो टेल से टेल कनेक्ट करते हैं, तो इसकी टेल तो यहीं पे है, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, इस वाले को, बी को उठा के यहाँ पे कर दिया, तो दिस इज बी वेक्टर। ठीक है, अब ये एक लीनियर पेयर है और ये वाला एंगल 180 माइनस 145 हो जाएगा, तो दिस इज व्हाट आवर रिक्वायर्ड एंगल इज 180 डिग्री माइनस 145। 180 माइनस 145 करोगे तो ये आएगा 35 डिग्री। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अगला सवाल हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड -3/2 ए वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर और एक वेक्टर दिया हुआ है -3/2 ए वेक्टर। ठीक है, कोई बात नहीं, बनाते हैं सवाल का सॉल्यूशन। तो ए अज्यूम कर लो कहीं पे, ये लो, ए वेक्टर अज्यूम कर लिया कि वो इस डायरेक्शन में। ये वाली जो चीज़ लिखी हुई है इसको देखते हैं अच्छे से। एक तो माइनस मल्टीप्लाइड है यहाँ पे और एक 3/2 मल्टीप्लाइड है ए वेक्टर में। तो माइनस क्या करेगा, माइनस विल रिवर्सेस द डायरेक्शन। माइनस इसलिए है यहाँ पे क्योंकि दिस विल रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का डायरेक्शन रिवर्स कर देगा। और 3/2 किस लिए, 3/2 मतलब इतने टाइम्स वो मैग्नीफाई कर देगा। दिस इज मैग्निफिकेशन। ठीक है, मतलब कि ये अगर ए है 3/2 की वैल्यू होती है 1.5, मतलब ये उल्टे डायरेक्शन में 1.5 गुना होगा। मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो 1.5 सेंटीमीटर उल्टे डायरेक्शन में खींच दो, तो लो खींच दिया।
उल्टे डायरेक्शन में खींच दिया, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा उससे। सो दिस इज -3/2 ए वेक्टर। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? इन दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री। तो आंसर क्या होगा? 180 डिग्री, या रेडियन में लिखें तो पाई। ये समझ में आ रहा है? सिंपल। मतलब ये 3/2 का कोई वजूद ही नहीं है। इस क्वेश्चन में 3/2 की जगह अगर 5/2 भी होता तब भी एंगल 180 डिग्री ही होता दोनों के बीच में। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मतलब अब वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करें, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो ऐसे अब मैं तुमसे इंट्यूटिवली एक सवाल पूछता हूँ। आमोक तुम बताओ कि जैसे एक वेक्टर है यहाँ पे 3 न्यूटन और दूसरा वेक्टर है यहाँ पे एकदम अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन, तो इनका समेशन या इनका रिजल्टेंट कितना आएगा इन दोनों का? सर 2 न्यूटन। 2 न्यूटन आएगा और उसका डायरेक्शन 5 न्यूटन वाला के दिशा में हो जाएगा। दिस विल गिव 2 न्यूटन, है ना। यस सर। ठीक है। अब हर्षिता तुम बताओ कि एक वेक्टर ऐसे 3 न्यूटन और एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में 3 न्यूटन है, तो अब कितना आएगा? सर शायद से उसी पॉइंट पे चले जाएंगे। उसी पर मतलब कि इस वेक्टर ने इसको कैंसिल कर दिया, तो मतलब इसको फोर्स की तरह देखो कि 3 न्यूटन इस तरफ से फोर्स लग रहा है और 3 न्यूटन उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स हो जाएगा 0। तो इस केस में जो समेशन है वो 0 हो जाएगा। ठीक है। अब अक्षर तुम बताओ कि अगर ऐसा आ जाए हमारे सामने कि सेम डायरेक्शन में ही लग रहा है, एक 3 न्यूटन और एक 27 न्यूटन, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? तो 30 न्यूटन। 30 न्यूटन इस दिशा में। तो मतलब अगर सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में तो सिंपल प्लस माइनस करके अपन काम चला देंगे। जैसे यहाँ पे हमने एडिशन कैसे किया, इसका एडिशन डायरेक्शनल सेंस में एडिशन किया। इसका आंसर ऐसे नहीं दिया हमने 5 + 3 करके नहीं दे दिया। 8 न्यूटन नहीं है इसका आंसर, है ना। इसका आंसर 3 + 3 6 न्यूटन नहीं है, इसका आंसर 30 न्यूटन है। लेकिन हर बार अपन प्लस सिंपली एल्जेब्रिक एडिशन नहीं कर रहे, है ना। तो वेक्टर्स एडिशन के लिए इट डज नॉट फॉलो सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन। सबसे पहले एक पॉइंट लिखेंगे, इट डज नॉट फॉलो एल्जेब्रिक एडिशन। एल्जेब्रिक एडिशन का मतलब कि दो नंबर दिए हुए हैं अल्फा और बीटा, इनका एल्जेब्रिक एडिशन करना है तो सिंपल प्लस लगा के ऐड कर देना है ना। तो वेक्टर्स का एडिशन एल्जेब्रिक एडिशन फॉलो नहीं करता। सबसे पहले तो ये हमारी बात समझ में आ गई। ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं कि एक फोर्स लग रहा है इस तरफ 10 न्यूटन, इसका नवीन तुम सोच के बताओ। और इससे परपेंडिकुलर लग रहा है दूसरा फोर्स दैट इज ऑल्सो 10 न्यूटन। तो अब इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? कहाँ गया नवीन? आवाज पहुंच रही है? यस सर, बोलिए। 10 न्यूटन इधर लग रहा है और उससे परपेंडिकुलर 10 न्यूटन लग रहा है। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा? ऐसे इंट्यूटिवली जो भी मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है। दोनों साइड। दोनों साइड। तो अब उसका मतलब अब ये तो हमें इंट्यूटिवली समझ में आ रहा है कि इस तरफ नहीं होगा पूरी तरीके से और पूरी तरीके से इस तरफ नहीं होगा, कुछ बीच में होगा, ऐसे समझ में आ रहा है। इन दोनों को मतलब कि एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे, एक आदमी उसे यहाँ से खींचने लगा 10 न्यूटन से और एक आदमी उसे यहाँ से खींचने लगा 10 न्यूटन से।
तो ये ब्लॉक किधर जाएगा, दोनों फट मतलब कि इतना मजबूत है वो कि वो फट नहीं रहा है या कट नहीं रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में कहीं पे जाएगा और वो कुछ इसका इंटरमीडिएट डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इसको समझना है अब अपन को कि वो इंटरमीडिएट डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो क्या करते हैं, मान लो सपोज एक फोर्स लग रहा है इस तरफ और दूसरा फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो क्या करो, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। पैरेललोग्राम कैसे कंप्लीट होगा, इससे इस एक वेक्टर से पैरेलल यहाँ पे बनाया, दूसरे वेक्टर से पैरेलल यहाँ पे बनाया। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया और इनिशियल पॉइंट से उठा के हमने फाइनल पॉइंट जोड़ दिया। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दिस टू, है ना। तो हेयर वी कम टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो लिखो यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर कौन से लॉ से गवर्न होते हैं एडिशन में, पैरेललोग्राम वाले लॉ से, है ना। एल्जेब्रिक एडिशन नहीं होता, इनका पैरेललोग्राम की वजह से एडिशन होता है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले तो फर्स्ट टेल से टेल जोड़ दो, दिस इज टेल से टेल कनेक्शन। ठीक है, तो बहुत आसानी से समझो, अगर एक बार समझ में आ गया तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। तो लेट से एक वेक्टर है ए वेक्टर, दिस इज द ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है, दोनों का टेल से टेल कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और इनके बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, अब हमें इसका रिजल्टेंट लिखना है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, ए के पैरेलल एक लाइन बना दो, यहाँ पे ये बन गई जो बी के हेड से गुजर रही है। फिर बी से पैरेलल एक लाइन बना दो जो ए के हेड से गुजरा, मतलब कुल मिला के तुम्हें पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। बना रहा हूँ मैं ना, तुम भी बनाते जाओ साथ में। ये बन गया। अब जो इसका इनिशियल पॉइंट था, इसके डायगोनली अपोजिट पॉइंट को जोड़ दो, ये जो निकल के आएगा दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वी कॉल्ड इट आर रिजल्टेंट वेक्टर। अगर आर वेक्टर बोल दें इसको, तो आर वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, तो अब सिंपल कुछ ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, अपन 10th की अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ही इसमें रिजल्टेंट निकालेंगे। तो इसको देखो अच्छे से, यहाँ पे क्या किया जाए, अगर ए को एक्सटेंड कर लिया जाए, बहुत ध्यान से देखना, ए को एक्सटेंड कर लिया जाए और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए, तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ज़रा सा भी नहीं समझ में आए ना तो मेरे को रोकना और मैं बताऊंगा क्यों होगा। ये वाला समझ में आ रहा है, ये एंगल और ये एंगल बराबर क्यों होंगे, क्योंकि देखो यहाँ से ये ए गया है ऐसे और ये दोनों ट्रांसवर्सल की तरह है, तो ये क्या दोनों पैरेलल हैं बी, तो ये ए ट्रांसवर्सल की तरह, तो थीटा एंगल थीटा के बराबर। ठीक है, अच्छा ये वाली चीज़ जो है दिस इज बी, द लेंथ ऑफ दिस थिंग इज बी, तो ये वाली साइड की लेंथ कितनी होगी, दिस इज ऑल्सो बी, so this can be written as b vector। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने यहाँ से, तो इस ट्राइंगल पे फोकस करो। अब ये ग्रीन कलर से जो ये यहाँ बना हुआ है इस पे फोकस किया बहुत अच्छे से। तो इतने पोर्शन की जो लेंथ है, इतने पोर्शन की लेंथ कितनी आएगी, b साइन थीटा। कैसे आ गई, इस ट्राइंगल को मैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इधर बना लेता हूँ। This angle is theta, this angle is b, we have to mark this length and this length। ठीक है, तो लेट से इसको बोल देते हैं परपेंडिकुलर और इसको बोल देते हैं बेस, है ना। ये b कैपिटल B है, ये स्मॉल b है, तो साइन थीटा लिखो इस ट्राइंगल से, साइन थीटा लिखा। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन b। तो यहाँ से p क्या निकल के आया, p निकल के आया b साइन थीटा। एच होगा। हाँ क्या बोल रहे हो अक्षत, अपॉन एच, सब पी अपॉन एच होगा ना।
पी अपॉन सर P upon H. हाँ पी अपॉन एच होगा। तो ये एच अपने सवाल के मुताबिक, अपनी सिचुएशन के मुताबिक बी दिया हुआ है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। तो वहां पे अपन ने पी अपॉन एच को एच की जगह बी लिख दिया। ये समझ में आ रहा है अक्षत? जो वेरिएबल अच्छा कैपिटल B है, सॉरी सर. हाँ कैपिटल बी है ये, मतलब यस सर, यस अपन सर. लगाया वही दिमाग है कि ये साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है P और हाइपोटेन्यूज क्या है B, तो यहाँ से P की वैल्यू निकल के आ गई B साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बेस है B, हाइपोटेन्यूज क्या है, कैपिटल B। तो यहाँ से सॉल्व किया तो स्मॉल b की वैल्यू क्या आ गई, b इंटू कॉस थीटा। यही चाहिए था हमें। तो यहाँ से क्या निकल के आया, दिस इज p इज नथिंग बट b साइन थीटा एंड स्मॉल b ये वाली लेंथ इज नथिंग बट b कॉस थीटा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ को हमने क्या लिख दिया, p साइन थीटा, और ये वाली चीज़ को लिख दिया b कॉस थीटा। ठीक है, अब इस बड़े ट्राइंगल को देखो, इस वाले ट्राइंगल को मार्क करता हूँ मैं, ये वाला ट्राइंगल, ये परपेंडिकुलर ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है ये। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये वाली लेंथ का स्क्वायर प्लस ये वाली लेंथ का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ये वाली लेंथ का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने किया अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम टू द राइट एंगल ट्राइंगल। तो परपेंडिकुलर वाला ये लिखा b साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर a प्लस b कॉस थीटा। ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ a है और उसमें b कॉस थीटा एडेड है, तो ओवरऑल ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ हो जाएगी a प्लस b कॉस थीटा। यहाँ पे क्या किया, a प्लस b कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये जो चीज़ लिखी हुई है रिजल्टेंट उसका स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर लिख दिया उसको। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको बहुत सिंपली सॉल्व करते हैं, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सो इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। अब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें अगर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए सो इट विल बिकम बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बाकी चीज़ लिख दो ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो इट विल बी बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये क्या लिखा हमने फाइनली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज कमिंग आउट टू बी आर स्क्वायर। तो इसका मतलब आर क्या है, आर इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। एंड व्हाट इज दिस आर, दिस इज लेंथ ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, लेंथ ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। किस चीज़ का रिजल्टेंट है, ए और बी का, मतलब ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमें याद रखना है। सर प्लीज एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए ना, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सबसे पहले अपन को ऑब्जेक्टिव समझना है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी वेक्टर। लेट मी टेक द हाइलाइटर। ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ठीक है, उनके बीच में कुछ एंगल थीटा है, ये चीज़ हमको दी हुई है। अब उसका हमको रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट कैसे निकल के आएगा, रिजल्टेंट निकल के आएगा पैरेललोग्राम कंप्लीट करने से। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये लाइन खींची यहाँ पे जो ए से पैरेलल है, यहाँ से दूसरी लाइन खींची जो बी से पैरेलल है, और इनिशियल पॉइंट को टच कर दिया एक फाइनल जो उनका पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ है डायगोनली अपोजिट एंड से, तो वो निकल के आया हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का समेशन रिजल्टेंट। तो हमने इस वेक्टर को, जो नया वेक्टर डायगोनल वाला वेक्टर निकल के आया है, उसको आर वेक्टर बोल दिया। ठीक
ठीक है। अब हम चाहते हैं उस आर वेक्टर की लेंथ निकाल के लेके आए, ए और बी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें उसको। ठीक है, तो क्या किया हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ये ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया बड़ा वाला। तो ये ट्राइंगल कंप्लीट हुआ तो ये इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बट पाइथागोरस थ्योरम कब लगा पाएंगे, जब ये लेंथ पता हो हमें और ये ओवरऑल लेंथ पता हो। यहाँ तक तो पता ही है कि ये ए है। ठीक है, तो एक छोटे वाले ट्राइंगल में हमने यहाँ पे बनाया, हाँ, छोटे वाले ट्राइंगल में ये बी था, क्यों, क्योंकि बी की लेंथ बी के बराबर रहेगी। तो जब इसके कंपोनेंट्स लिए सो इट विल बी बी साइन थीटा और ये जो बेस है ये होगा बी कॉस थीटा। ये कैसे निकल के आया, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन करके। ये एंगल पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो परपेंडिकुलर निकल आएगा और बेस निकल आएगा। तो इसका मतलब ये वाली लेंथ हमारे पास आ गई बी साइन थीटा और ये वाली लेंथ हमारे पास आ गई बी कॉस थीटा। अब ये जो बड़ा ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल, इसमें बेस हो गया a प्लस बी कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ तक a और फिर उसके आगे b कॉस थीटा। सो ओवरऑल बेस विल बी a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया b साइन थीटा और हाइपोटेन्यूज निकालना है हमें, तो उसको r बोल दिया हाइपोटेन्यूज को। तो b साइन थीटा परपेंडिकुलर प्लस a प्लस बी कॉस थीटा बेस, इनका स्क्वायर किया तो वो r स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो इसको फर्दर सॉल्व किया, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे स्क्वायर करके बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया और ये क्या है ब्रैकेट के अंदर समथिंग प्लस समथिंग का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा 2ab। तो ए स्क्वायर लिखा यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर लिखा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab ये लिख दिया। अब यहाँ से देखा कि बी स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए तो उसके साथ ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो एक्सप्रेशन गोज इनटू सिंप्लीफिकेशन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मतलब फाइनली इसको अच्छे से रीअरेंज करके लिख दिया, आर स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो व्हाट विल बी आर विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये हमारे जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी लेंथ आ गई। तो मतलब कि a प्लस बी वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है a वेक्टर प्लस b वेक्टर का, वो होगा a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका रिजल्टेंट लिख दिया। तो ये एक्सप्रेशन हमको याद रखना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इसको समझते हैं। एक दो एग्जाम्पल लेंगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन अच्छे से नोट कर लो, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब एक बार फिर से मार्क करके बनाए अगर, तो लेट्स से ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था। जो रिजल्टेंट निकल के आया वो किस वजह से आया, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करके। और जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कुछ इस डायरेक्शन में आया, लेट्स से उसका मैग्नीट्यूड को बोल देते हैं आर। सो दैट आर विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये है थीटा, ए और बी के बीच में। अच्छा, कोई पूछे अगर ये बताओ जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका ए वेक्टर के साथ एंगल कितना होगा, तो बहुत आसानी से इसको भी लिख सकते हैं। लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा। ट्राइंगल कंप्लीट किया वही वाला, ये वाली चीज़ बी थी तो ये होगा बी साइन थीटा और ये होगा बी कॉस थीटा। ठीक है, तो इस बड़े ट्राइंगल में देखो, इस वाले राइट ट्राइंगल में, इस वाले राइट ट्राइंगल में साइन अल्फा को क्या लिखा जा सकता है या टेन अल्फा को क्या लिखा जा सकता है,
tan alpha is written as perpendicular, that is b sin theta, upon hypotenuse, that is a plus b cos theta. a plus b cos theta. तो यहाँ से हम अल्फा को क्या लिख सकते हैं? अल्फा इज नथिंग बट tan इनवर्स b sin theta अपॉन a प्लस b cos theta. ठीक है, तो ये भी नोट कर लो. एंगल बिटवीन, व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड a vector. This is angle between r vector and a vector. ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसके बेसिस पे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मान लो एक वेक्टर दिया हुआ है 3, एक वेक्टर दिया हुआ है 4, और इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री. तो फाइंड रिजल्टेंट, है ना. तो क्या करना है? पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया. ठीक है, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और इनिशियल पॉइंट से डायगनली अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ दिया. तो यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है यही है रिजल्टेंट. तो पाइथागोरस थ्योरम से दिख रहा है कि अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये वाली चीज़ 5 होगी. ठीक है, ये वाली चीज़ 5 है और ये एंगल भी बता सकते हैं अपन. ठीक है, ये एंगल कितना होगा? अगर ये एंगल अल्फ़ा है लेट्स से, तो यहाँ से tan अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं? 4/3. तो रिजल्टेंट की वैल्यू हो गई 5 और tan अल्फ़ा आ गया 4/3. अब इसको फॉर्मूले से करते हैं, फॉर्मूले से भी यही आंसर आना चाहिए. तो फॉर्मूला क्या बोलता है रिजल्टेंट का? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. ठीक है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b. a कितना है? a को बोल देते हैं 3 है ये a, b है 4. तो a स्क्वायर इज 3 स्क्वायर, b स्क्वायर इज 4 स्क्वायर प्लस 2, 3 इंटू 4 कॉस थीटा. थीटा कितना है? 90 डिग्री. कॉस 90 डिग्री होता है 0. ठीक है, तो ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि ये जब मल्टीप्लाई होगा इनसे तो ये 0 ही बन जाएगा. तो दिस विल बी 9 प्लस 16 का अंडर रूट. 9 प्लस 16 का अंडर रूट इज 25 का अंडर रूट, दैट इज इक्वल्स टू 5. तो फॉर्मूले से भी 5 वैल्यू आ गई, है ना. नोट कर लो इसको. एक और सवाल. फाइंड रिजल्टेंट. ऐसा दिया हुआ है, मान लो सपोज 7, दूसरा दिया हुआ है 6 और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री. तो रिजल्टेंट फाइंड करना है. तो करते हैं फॉर्मूल. अब इसमें क्या, इसमें अगर हमने ट्रायंगल कंप्लीट किया तो पिछले वाली सिचुएशन में तो वो स्क्वायर बन जा रहा था, इसलिए हम डायगोनल बता दे रहे थे. 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर नहीं कर सकते अब यहाँ पे, वहाँ पे इसलिए हमने ऐसे तेज तर्रार तरीके से बता दिया था क्योंकि वो स्क्वायर बन रहा था. स्क्वायर में तो हमेशा ही ये x है, ये y है, तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट होगा. लेकिन दिस इज़ नॉट स्क्वायर, दिस इज़ रैंडम पैरेललोग्राम. तो यहाँ पे लगाएंगे अपन फॉर्मूला. व्हाट फॉर्मूला सेज कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट. तो a क्या है यहाँ पे? a है 7, मतलब 7 का स्क्वायर, प्लस b क्या है? 6 का स्क्वायर प्लस 2, 7 इंटू 6 इंटू कॉस 60 डिग्री. कॉस 60 डिग्री कितना होता है? कॉस 60 डिग्री होता है 1/2. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? 7 का स्क्वायर 49
6 का स्क्वायर 36, 2 इंटू 7 इंटू 6 cos 60 डिग्रीज 1/2, तो ये 1/2 से 1/2 गया, और 7 6 ज़ा 42, तो 49 प्लस 36 प्लस 42 का रूट, ये रिजल्टेंट आएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। 49 36 42, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 4 और 1 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आ गया रूट 127। ये आंसर है रिजल्टेंट। समझ में आ रहा है? बस फॉर्मूला रट रहे हैं बैठ के, और क्या। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं अपन सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे। अच्छा, एडिशन ऑफ वेक्टर में एक और चीज़ देख लेते हैं सबसे पहले। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्लियर हो गया कि क्या करना है, टेल से टेल कनेक्ट करना है, पैरेललोग्राम बनाना है और फिर कर देना है जो प्रोसेस कर रहे हैं। अच्छा, ज्योमेट्रिकली एक और लॉ होता है एडिशन का जिसको बोलते हैं अपन ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो नेक्स्ट लिखो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जैसे मान लो सपोज हमारे पास ये वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा कहीं पे वेक्टर है बी वेक्टर, इन दोनों को ऐड करना है ना। तो क्या करो, सबसे पहले एक वेक्टर को उठा के बनाओ, यहाँ पे ये बन गया ए वेक्टर, और फिर इसके हेड से दूसरे का टेल कनेक्ट करो, तो इसको उठा के यहाँ पे लगाया, ये बन गया। ठीक है, अब कंप्लीट कर लिया। जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है वो जोड़ दो, ये जोड़ दिया। सो दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो जैसे पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता था, पैरेललोग्राम लॉ में टेल टू टेल कनेक्ट करना होता था, यहाँ पे हेड से टेल कनेक्ट करना होता है। ना, तो यहाँ पे अगर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करना है हमें, तो हमें टेल से हेड को कनेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे फ़ायदा क्या है, यहाँ पे ट्राइंगल लॉ में फ़ायदा ये है कि एक से दो से ज़्यादा वेक्टर्स आ जाए। लेट्स से नेक्स्ट सिचुएशन कि हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, फिर एक कुछ इस डायरेक्शन में सी वेक्टर, और फिर कुछ इस डायरेक्शन में डी वेक्टर। इन सभी को जोड़ना है। तो क्या करो, शुरू हो जाओ। सबसे पहले ए वेक्टर को बनाओ, ये बनाया, फिर इसके हेड से बी वेक्टर ड्रॉ करो, तो ये बना दिया बी वेक्टर। फिर इसके हेड से बी के हेड से सी वेक्टर बनाओ, सी नीचे की तरफ है तो ये बन गया। फिर डी वेक्टर बनाओ इसके हेड से जोड़ के। तो एक ऑर्डर में हमने बना दिया सब। अब हो गया, सारे वेक्टर्स हो गए। अब सारे वेक्टर्स में जो भी बन के आया है डायग्राम, उसमें इनिशियल पॉइंट देखो, ये रहा इनिशियल पॉइंट, और फाइनल पॉइंट देखो, ये रहा। इनिशियल से फाइनल जोड़ दो। तो दिस वेक्टर विल बी द सम ऑफ ऑल वेक्टर्स, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ये जो काले कलर से बना हुआ है, दिस इज द समेशन ऑफ ऑल थ्री वेक्टर्स। तो यहाँ तो ट्राइंगल नहीं बना यहाँ सर हमेशा होगा, हम्म, हमेशा ये होगा। हमेशा ही होगा। तो यहाँ पे ट्राइंगल तो बना नहीं, ये तो पॉलीगॉन बन गया। तो ट्राइंगल को अपन एक्सटेंड कर सकते हैं पॉलीगॉन लॉ में। तो दिस इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, यहाँ पे बी को पहले ना लेके सी को पहले ले लेते, तब भी यही आंसर आता, तब भी यही होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि मान लो सपोज बी को पहले ले लेते, सी को पहले ले लेते, मतलब इस पॉइंट पे, तो सी ऐसा बनाते और फिर उसके बाद बी लेते, तो फिर वो ऐसा बन जाता। तो एग्जैक्टली वैसा का वैसा बन जाता वो। तो इट डजंट मैटर कि तुमने ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिखा है या ए प्लस सी प्लस डी प्लस बी लिखा है, इट डजंट मैटर, ऑर्डर डजंट मैटर। ठीक है, तो ये डायग्राम अच्छा देखे इसलिए ये मत बनाओ अभी, तो बस समझने के लिए था वो।
तो ट्राइंगल लॉ समझ गए। ट्राइंगल लॉ का क्या मतलब है, हमें हेड से टेल कनेक्ट करना है, फिर उसके बाद बनाना है। ज्योमेट्रिकली ऐसे निकल के आता है। तो दो लॉ अलग अलग है, इसका ये मतलब नहीं कि प्रोसेस अलग अलग हो रही है, सेम ही है। जैसे मान लो सपोज हमने क्या किया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में दो वेक्टर्स को ऐसे जोड़ा, ये था एक ए वेक्टर और ये था बी वेक्टर, टेल से टेल कनेक्ट की, ठीक है। अब टेल से अगर हेड कनेक्ट कर देते, ये टेल से हेड कनेक्ट कर देते, बी को उठा के यहाँ रखते, तो मान लो सपोज ये बी को उठा के यहाँ रख दिया, पैरेलली शिफ्ट कर दिया, तो वेक्टर तो वही रहेगा। अब ट्राइंगल कंप्लीट करो, ये एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, ये ट्राइंगल कंप्लीट किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ा, तो ये रिजल्टेंट आ गया ए प्लस बी। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देख लो, चाहे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देख लो, दोनों ही सेम चीज़ें दे रहा है। तो ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ आर सेम, ऐसे लिख दो, सिमिलर, है ना। दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है, वो तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन पढ़ रहे हैं, होता प्रोसेस वाइज सेम ही है दोनों से। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो इमेजिन करो दो वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर है, उसमें से बी वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो दिस कैन बी रिटन एज ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, दोनों चीज़ें सेम लिखी हुई हैं। तो मान लो सपोज ए वेक्टर यहाँ दिया हुआ था और बी वेक्टर यहाँ दिया हुआ था, इनके बीच का एंगल थीटा था। तो हमें क्या करना है, हमें ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर जोड़ना है। तो अगर माइनस बी बनाना है तो उल्टे डायरेक्शन में बी बना दो, दैट विल बी माइनस बी। तो ये लो माइनस बी बना दिया, दिस इज माइनस बी वेक्टर। अब किन को जोड़ना है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को। तो वी हैव टू ऐड अप दिस वेक्टर विद दिस वेक्टर। तो कौन सा पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, नीचे वाला। तो नीचे वाला पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। तो जो रिजल्टेंट निकल के आया है वो ये वाला वेक्टर है। सो दिस इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात। तो कुल मिला के हमने किन दोनों का एडिशन कर दिया, इस वेक्टर और इस वेक्टर का। तो अगर इन दोनों का एडिशन किया है तो हमारा जो एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर है दैट विल बी 180 डिग्री माइनस थीटा। इसको लिख देते हैं पाई माइनस थीटा। इधर रिजल्टेंट वही फॉर्मूले से लिखना है तो लिख देते हैं आप। रिजल्टेंट मतलब कि ये वाला, इसको बोल रहे हैं ए माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज आर, मतलब ये वाली चीज़, दिस इज आर। ठीक है, तो आर को कैसे लिखें, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस मतलब मैग्नीट्यूड लिखना है यहाँ तो मैग्नीट्यूड की तो दिक्कत ही नहीं है, बी ही का, इसका मैग्नीट्यूड भी बी ही रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड ए ही रहेगा। तो इट विल बी, रिजल्टेंट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इनके बीच का एंगल इज नॉट थीटा, दिस इज कॉस पाई माइनस थीटा आएगा यहाँ पे, कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कॉस पाई माइनस थीटा के बारे में थोड़ा सोच लेते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो सोचते हैं बैठ के। थीटा मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब इसमें पाई जोड़ दिया है, पाई जोड़ दिया तो किधर पहुंचेगा वो, पाई जोड़ दिया तो फिर इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब अगर हमें कॉस पाई माइनस थीटा लिखना है तो ये लिखेंगे माइनस कॉस थीटा। ASTC वाला रूल लगाया, कॉस का कॉस ही रहेगा, एंड बिकॉज
दिस एंगल इज इन, घुमा के लिख दिया, मतलब कि जैसे तुम समझो पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? पाई माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी गलती कर दी, ये थीटा इधर है तो माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं, इस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। जैसे मान लो सपोज अगर थीटा इधर मार्क किया है तो माइनस थीटा किधर मार्क करें? इधर, दिस इज माइनस थीटा। अब इसमें पाई जोड़ा है, पाई जोड़ा तो किधर पहुंच गया? ये पहुंच गया इस क्वाड्रेंट में, है ना। अब ये क्या होता है? ए एस टी सी, यहाँ पे कॉस है, कॉस तो नेगेटिव होता है इस क्वाड्रेंट में, इस वजह से दिस विल बी माइनस कॉस थीटा। तो याद रखो कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो इस चीज़ की जगह अपन लिख देंगे माइनस कॉस थीटा। तो दिस विल बी माइनस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। तो अगर सब्सट्रैक्शन कर दिया है तो क्या याद रखना है अपन को? ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, नोट कर लो इसको, और एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो सपोज ऐसी कुछ सिचुएशन है, एक दिया हुआ है 3 न्यूटन और एक दिया हुआ है 4 न्यूटन, और दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। तो हमसे पूछा गया बताओ फाइंड ए माइनस बी वेक्टर, फाइंड ए माइनस बी वेक्टर का मॉड्यूलस, मतलब कि ए माइनस बी जो निकल के आएगा उसका हमें मैग्नीट्यूड बताना है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, वो फॉर्मूला लगा देंगे, रिजल्टेंट विल बी नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। ए कितना है यहाँ पे? ए है यहाँ पे 3 न्यूटन, तो 3 स्क्वायर। बी कितना है? 4 स्क्वायर माइनस 2, ए है 3 बी है 4 कॉस थीटा, कॉस थीटा इज कॉस 30 डिग्री। ये आंसर होगा इसका। इसको फर्दर सॉल्व किया तो 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, माइनस 2, 3 4 द 12, और cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो इट विल बी 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू √3/2। तो 2 से 2 कट गया तो ये हो गया 3 4 द 12 √3। फाइनल आंसर विल बी 25 माइनस 12 √3 का अंडर रूट। ये रिजल्टेंट आएगा ए माइनस बी का। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद करनी है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर इस तरफ, और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर इस तरफ, और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। फाइंड फर्स्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ज्योमेट्रिकली, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ज्योमेट्रिकली। सेकेंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ज्योमेट्रिकली। थर्ड magnitude of a vector plus b vector and magnitude of a vector minus b vector। और क्या दिया हुआ है? a का मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट्स, b का मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट्स। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, और ज्योमेट्रिकली हमें a माइनस बी वेक्टर मार्क करना है, a प्लस बी वेक्टर मार्क करना है,
और मैग्नीट्यूड निकालने हैं दोनों के। ठीक है, तो शुरू हो जाते हैं। तो शुरू हो गए, सबसे पहले ज्योमेट्रिकली करते हैं। तो ज्योमेट्रिकली ए वेक्टर इस तरफ है, बी वेक्टर इस तरफ है। सबसे पहले हमें क्या मार्क करना है, हमें मार्क करना है ए माइनस बी। ए माइनस बी मार्क करने के लिए माइनस बी वेक्टर बना लो, तो माइनस बी वेक्टर इस तरफ बना लिया। सो ए माइनस बी विल बी, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और ये होगा अपना ए माइनस बी वेक्टर। सेकेंड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा। ये हो गया कंप्लीट, और इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। सो दिस विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम, सॉल्यूशन हो गया ये। ठीक है, थर्ड में क्या बोल रहा है वो, थर्ड में बोल रहा है इनके मैग्नीट्यूड्स भी निकालो। तो ए प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ए कितना है 3, बी कितना है 4, 2ab, दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस 60 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व किया, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, तो 1/2 से 2 कट गया, तो 3 4 से 12 बचा यहाँ पे। तो 9 प्लस 16 इज 25, 25 प्लस 12 इज 37। तो आंसर विल बी 37 का रूट दीज मैनी यूनिट्स। ये क्या आया है, ए प्लस बी का मॉड्यूलस। सवाल में ए माइनस बी का मॉड्यूलस भी पूछा है, तो ये क्या होगा, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ए स्क्वायर विल बी 9, बी स्क्वायर विल बी 16 एंड दिस थिंग विल बी, यहाँ पे प्लस 12 आया था तो यहाँ माइनस 12 आएगा। तो 9 प्लस 16 इज 25, 25 माइनस 12 इज 13, 25 में से 12 है तो रूट 13। तो a माइनस बी का जो रूट है वो रूट 13 होगा। मतलब कि अगर हमसे पूछा जाए कि इस वाले चीज़ की लंबाई कितनी है, तो हम बोलेंगे इस वाले चीज़ की लंबाई है रूट 37 यूनिट्स, और इस वाली चीज़ की लंबाई कितनी है, इस वाली चीज़ की लंबाई है रूट 13 यूनिट्स। नोट कर लो इसको अच्छे से। समझ में आया? किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ, कम अप विद देयर डाउट्स, कुछ भी जो भी दिमाग में चल रहा। आई जस्ट वांट टू नो योर थॉट प्रोसेस। आ गया है सर। ठीक है, तो इसके बेसिस पे एक तुम्हें असाइनमेंट मिलेगा आज छोटा सा, जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे। यस सर। तो उसको सॉल्व करना, और अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद सॉल्विंग दोज 4 क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चंस, तो मतलब समझना सीख गए। ठीक है, ठीक है, तो क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं अपन। 3 बजे तुम्हारी मैथ्स की क्लास है, सो गियर अप फॉर दैट एंड होमवर्क जरूर सॉल्व करो। सब लोगों ने होमवर्क सॉल्व नहीं किया शायद। अब तुमने होमवर्क सॉल्व किया था पूरा? पूरा नहीं हुआ था सर। इसको पूरा करो, जल्द से जल्द कंप्लीट।
नमन तुमने सॉल्व किया था? हाँ सर, मैंने तो पहले ही कर लिया था पूरा। हाँ। नवेंद्र, अक्षत, अच्छा कर लिया मैंने। ठीक है। तो अगर तुम साथ में होमवर्क करते जाओ और सर अपन एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके उसके डाउट सॉल्व करते जाएंगे हर नेक्स्ट क्लास में, तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग एकदम परफेक्टली चलती जाएगी और सारी चीज़ें एकदम वेव की तरह तुम्हारे दिमाग में बनेंगी। ठीक है, तो लेट्स वाइंड अप दिस सेशन एंड वी विल मीट अगेन एट 3 o'clock विद द मैथ्स क्लास, है ना? बाय बाय। क्या सर?